केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। हम सभी सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं, परंतु क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि अशोक को महान कहने के पीछे कारण क्या है? सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि इनके समय में ही भारत अपने अखंड स्वरूप में था, परंतु एक्चुअल में सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सम्राट अशोक के दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाया गया था। और अगर इतिहास की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत की सीमा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। और अगर वहीं सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा अपने जीवन काल में सिर्फ कलिंग युद्ध के द्वारा कलिंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया गया था। परंतु अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या सिर्फ कलिंग युद्ध की वजह से ही सम्राट अशोक को महान कहा जाने लगा था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता था। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह एक निम्न जाति से आते थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार की वजह से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया गया था, परंतु कभी भी अशोक के द्वारा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया और अशोक सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करता था। और इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज है कि इसीलिए अशोक को अशोका द ग्रेट के नाम से बुलाया जाता है। वहीं मुगल शासक अकबर का भी कुछ इसी प्रकार का इतिहास रहा है। मुगल शासक अकबर भी अपने समय में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता था। तो मेन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप एक महान शासक बनना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों को समान रूप से देखना होगा और सभी को सम्मान देना होगा। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी द केरला स्टोरी की कहानी के ऊपर। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि फिल्म के मेकर्स को अपने डिस्क्लेमर में यह बताना होगा कि फिल्म में दिखाए गए आंकड़े काल्पनिक है, इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध नहीं है। वहीं फिल्म के डिस्क्लेमर में यह भी लिखना होगा कि फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित होकर काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंगाल और तमिलनाडु के द्वारा फिल्म पर लगाए गए बैन को भी हटाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी भी फिल्म पर बैन नहीं लगा सकते हैं, इससे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन्हें फिल्म अच्छी लगती है वो फिल्म देखे, जिन्हें अच्छी नहीं लगती है वो ना देखे। यह एक इंडिविजुअल राइट है और इसका निर्णय लेने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। अब इस फिल्म के विवादों में आने के सबसे बड़े कारणों को समझे तो इसमें सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म में दर्शाया गया 32,000 वाला आंकड़ा। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि एक्चुअल में केरल स्टेट में इतने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किए गए हैं और इन्हें आईसिस संगठन में शामिल होने को मजबूर किया गया है। फिल्म के मेकर से जब फिल्म में दिखाए गए आंकड़े के सोर्स के बारे में पूछा गया तो फिल्म के निर्माता सुदीप्तो सेन का कहना था कि केरल के सीएम मोहम्मद चांदी के द्वारा केरल के विधानसभा में 2010 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केरल से हर साल लगभग 3,000 से 3,200 लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। परंतु जब इस रिपोर्ट की सच्चाई को जानने की कोशिश की गई तो बात सामने आती है कि केरल के सीएम मोहम्मद चांदी के द्वारा कभी ऐसा रिपोर्ट पेश ही नहीं किया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि हर साल लगभग 3,000 से 3,200 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अब अगर एक्चुअल विवाद आंकड़ों का है तो आइए इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2019 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया से लगभग 150 से 155 लोग आईसिस में शामिल होने गए थे। वहीं अमेरिकन एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा सिर्फ 66 लोगों का है। अब ये आंकड़े तो ओवरऑल इंडिया के हैं। अगर केरल में हुए इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करें तो इंडियन होम मिनिस्ट्री का कहना है कि केरल से लगभग 40 केसेस देखने को मिली थी। अब मेन विवाद यहीं पर खड़ा होता है कि इतने कम आंकड़े को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया जा रहा है। और अब ये विवाद भारत में इतना अधिक तूल पकड़ चुका है कि इसे अब सांप्रदायिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि यह मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं, परंतु भारत में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सत्ता के लालच में इसको एक अलग ही अमली जमा पहनाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स को सिर्फ भारत में ही देखा गया तो सब बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अलावा फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से भी हजारों की संख्या में लोगों को आईसिस में शामिल किया गया था। वहीं आपको बता दो कि भारत में आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था, परंतु भारतीय एजेंसी एनआईए और आईबी के द्वारा मिलकर 2017 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन पिजन के नाम से जाना जाता है, जिसके हेल्प से लगभग 350 मलयाली मुस्लिम्स को आईसिस ज्वाइन करने से रोकने में सफलता हासिल की गई थी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मीडिया के द्वारा इस प्रकार की खबरों को हम तक पहुंचाया ही नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि राइट विंग के द्वारा केरल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि केरल इंडिया की सबसे एजुकेटेड स्टेट है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी यह पहले स्थान पर आता है, इसलिए केरल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या वाकई में राइट विंग के द्वारा केरल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।